अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल को स्टार्ट करते हैं। खानज़ादा सारिम खान का ज़ोरदार थप्पड़ आयशा हसन के चेहरे पर पड़ा और उसके दिमाग की चोलें तक हिल गईं। थप्पड़ इतना ज़ोरदार था, आयशा हसन लड़खड़ा कर रह गई थी, और वो भी इतना अचानक कि आयशा हसन चेहरे पर हाथ रख के हैरानी से अपने शौहर खानज़ादा सारिम खान को देख रही थी। इसकी अब तक की शादीशुदा ज़िंदगी में आज पहली बार ऐसा हुआ था कि खानज़ादा सारिम खान ने अपनी बीवी पर हाथ उठाया था, वरना लहजा तो इसका अक्सर ही कड़वा हो जाता था और अक्सर बेवजह बात बात पर गुस्सा निकालना भी शायद खानज़ादा सारिम खान की आदत थी। मगर इस तरह हाथ उठाना, ये कमज़रफ़ी सारिम खान ने पहले कभी नहीं दिखाई थी। इस थप्पड़ ने आयशा हसन का दिल भी ग़मज़दा कर दिया था। इससे पहले कि वो कुछ कहती या इस थप्पड़ के बारे में सारिम खान से इस्तफ़सार करती, वो बेदारी से गोया हुआ, कुछ भी फजूल बोलने की ज़रूरत नहीं, वरना मेरा दिमाग मज़ीद ख़राब हो जाएगा। अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से और जाओ, मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। अभी मुझे अपना कमरा भी सेट करना है। इसके लहजे में आज कुछ नया, कुछ अजीब सा अंदाज़ था, ऐसा जो आयशा हसन समझ नहीं पाई थी। उसे लगा कि आज शायद किसी वजह से सारिम खान इतना गुस्से में है, या शायद थकावट की वजह से इस तरह चिड़चिड़ा हो रहा है, मगर इसका अंदाज़ ऐसा नहीं लग रहा था। फिर भी ख़ुद को इसकी तरह की दलीलें देकर दिल और दिमाग को समझाते हुए आयशा हसन अपनी जगह से उठी और तेज़ी से चाय बनाने चल दी, ये जाने बगैर कि इसकी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफ़ान आने वाला है। सारिम खान की चाय और इसके साथ कुछ लवाजमात बनाकर ट्रे सजाकर जब वो वापस कमरे में पहुंची, तो हैरत और बेयकीनी से इसका मुंह खुले का खुला रह गया, क्योंकि खानज़ादा सारिम खान कमरा सेट करने के नाम पर आयशा हसन के इस्तेमाल की एक एक चीज़ कमरे से बाहर निकाल चुका था। वो जो कमरा सेट करना है जैसे भयानक जुमले को सुनकर लापरवाही से चाय बनाने चली गई थी। समझ ही ना पाई कि इस जुमले का असल मतलब क्या था। उसे सवालिया निगाहों से अपनी जानिब तकता पाकर सारिम खान एक बार फिर शफ़ाक़ियत से बोला, तुम्हारा सामान बाहर मौजूद है, हवेली के किसी भी कमरे में रख लो। माँ जी के आने तक तुम हवेली में कहीं भी क़याम कर सकती हो, मगर इस कमरे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं मज़ीद तुम्हें इस कमरे में बर्दाश्त कर सकता हूँ। सारिम खान के इस बदले लहजे पर आयशा हसन को अब शिद्दत से किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। इसका दिल अथाह गहराइयों में डूबा था। इसकी छठी हिस्स किसी अनहोनी का इशारा दे रही थी। मगर क्यों सारिम खान, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी बीवी होकर किसी और कमरे में क्यों रहूं? मेरा भी तो यही कमरा है। आयशा हसन दिल में पलते ख़दशात को नज़रअंदाज करते हुए नरमी से गोया हुई, क्योंकि मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं रही। माँ जी के उम्र से लौट आने पर तुम्हारा कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं तो तुम्हें हवेली के सर्वेंट क्वार्टर में रहने के लिए जगह ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन इस कमरे में अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। मेरी तरफ़ से तुम फ़ारिग हो। सारिम खान ने नफ़रत भरे लहजे में कहा तो आयशा हसन का पूरा वजूद जैसे ज़लज़लों की ज़िद में आया था। अगर वो करीबी दीवार का सहारा ना लेती तो यकीनन लड़खड़ा कर गिर जाती। इससे बेयकीन लड़ते लहजे में कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सारिम खान? मैं आपकी बीवी होकर सर्वेंट क्वार्टर में रहूँगी? ऐसी कौन सी ख़ता हो गई मुझसे कि आप मेरे साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं और अपने कमरे तक से मुझे निकाल दिया? मुझे मेरी गलती तो बताएं, जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। आयशा हसन ने भीगते लहजे से बदवक्त ये अल्फाज अदा किए थे। बीवी? वाह, तो आज तुम्हें बीवी बनना याद आ रहा है। कभी तुमने मुझे बीवी बनकर दिखाया है? पहले रोज़ से आज तक भाग भाग कर घर के काम करती रही और मेरे लिए खाना चाय पेश करती हुई बिल्कुल किसी खादमा की तरह रही हो। खुद पर नज़र डालो, क्या कहीं से भी ऐसा महसूस होता है कि तुम खानज़ादा सारिम खान की बीवी हो? तुम्हारे वजूद पर ना ढंग का कपड़ा होता है और ना चेहरे पर कोई बनाव सिंगार, और ना तुम में अब खूबसूरती रही महसूस होती है। तुमसे बेहतर हालत में इस हवेली की मुलाजमाएँ घूमती हैं। तुमसे तो इतना नहीं हो सका कि अपने शौहर को खुश रख सको। माँ जी ने जाने क्या सोचकर एक जाहिल गवार और छोटे घर की लड़की मेरे सर पर लाकर बिठा दी, और तुम्हारा कसूर नहीं। तुम मामूली घराने की लड़की ने अपनी कमतर सोच के मुताबिक ही यहाँ पर एक खादमा की हैसियत से ज़िंदगी गुजारी है। अगर मेरी हम पल्ला होती तो तुम्हें एहसास होता कि तुम खानज़ादा सारिम खान की बीवी हो, और इसी लिहाज से तुम्हें किस तरह से पहनना ओढ़ना है और किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। मगर अफसोस कि तुमने कभी मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं की, और मैंने तुम्हें कई बार कहा था कि तुम बीवी बनकर रहो, मेरी माँ बनने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमने कभी मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। सारा दिन भाग भाग कर हवेली के काम काज निपटाते और ख़ुद से बेपरवाह रहते रहते तुम इतनी मोटी और भद्दी हो गई हो कि तुम्हें देखकर भी उलझन होती है। छोटी सोच के मुताबिक बस शौहर का जूती कपड़ा बराबर करना और इसके खाने पीने और आराम का ख्याल रखना तुम्हारे लिए एक सादतमंद बीवी के फ़राइज़ थे। इसके अलावा तुम्हारा शौहर क्या चाहता है, इसकी ना कभी तुमने परवाह की और ना तुम्हें ज़रूरत महसूस हुई। शायद तुम्हें यह खुश फहमी थी कि तुम जिस भी हुलिये में रहोगी मुझे अच्छी लगोगी। अगर ऐसा कुछ सोच रखा था तो उम्मीद है अब तुम्हारा दिमाग ठिकाने लग चुका होगा।
खानज़ादा सालिम खान ने कड़कते हुए लहजे में आज आयशा हसन को इसकी गलतियां गिनवाते हुए इसकी ज़ात के परखचे उड़ाए थे। अगर ऐसी बात थी तो आपको मुझे एक मौका देना चाहिए था ना सालिम खान। आप मुझे एक बार कहते तो सही कि आप किस बात से खुश होते हैं। मैं आपकी खुशी की खातिर सब कुछ कर गुजरती। मैं आपकी निस्बत कम हैसियत घर की ज़रूर हूँ, लेकिन ये बात हकीकत है कि मैंने अव्वल रोज़ से आपको अपने दिल में सबसे आला मुकाम दिया है और इस हैसियत से ही मैंने दिन रात आपकी खिदमत में गुजारे। और मैं जैसी भी हूँ आपकी बीवी हूँ और आपसे मोहब्बत करती हूँ। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे इस कमरे से मत निकालें, इतनी बड़ी सज़ा मत दें। अब तो पता चल गया ना मुझे। अब मैं आपकी पसंद के मुताबिक ख़ुद को ढाल लूँगी। जैसी बीवी आप चाहते हैं वैसी ही बन जाऊँगी। आयशा हसन बाकायदा गिड़गिड़ाते हुए बोली थी। इसके आंसू तवातर से गिर रहे थे। इसके वजूद पर लर्ज़ा तारी था। सालिम खान की बातों ने इसके होश उड़ा दिए थे। उसे हालात की संगीनी का अंदाज़ा हो रहा था। इसकी बात सुनकर सालिम खान इस्तेहज़ाइया लहजे में हंसा और बोला, मैं मज़ीद तुम्हारे साथ रहकर अपनी जवानी बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें अपनी खुशी बता देता तो तुम अपने इस भद्दे जिस्म को मेरी निगाहों से कैसे छुपाती। हाँ, और अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक बेवकूफ़ औरत हो और तुम जैसी औरतों के साथ ज़िंदगी सिर्फ बर्बाद होती है। मैं जितना मर्ज़ी तुमसे सर फोड़ लेता, तुमने ऐसे ही रहना था। अब इस कमरे में मज़ीद ठहरने का तो कोई जवाज़ ही नहीं बनता, क्योंकि मैं निकाह कर चुका हूँ और आज अपनी बीवी को बाकायदा रुखसत करके इसी कमरे में लाने वाला हूँ। हवेली का यही एक कमरा है जो मुझे हमेशा से बेहद पसंद रहा है और मैंने इसको अपनी पसंद के मुताबिक तैयार करवाया था। मेरी बीवी ने भी यही कमरा देख रखा है, तो अब मैं इसको किसी और कमरे में कैसे ठहरा दूँ? तुम चाहो तो माँ जी के कमरे में बैठी रह सकती हो। वैसे भी माँ जी के आने तक या शायद इनके आने से पहले ही तुम्हारा बाकायदा इंतज़ाम हो चुका होगा। खानज़ादा सालिम खान ने इसके सर पर धमाका किया था। इसके अल्फाज सुनकर आयशा हसन का वजूद पत्थर की मूर्ति में बदल चुका था। वो फटी फटी आंखों से इस बेहिस आदमी को देख रही थी जिसने इसकी सारी वफ़ा, सारा खुलूस और मोहब्बत एक झटके में मिट्टी में मिलाया था। इसके खिदमत और वफ़ाओं का ये सिला दिया कि इसको अपनी सोच, अपनी खुशी के मुताबिक ढालने के बजाय लम्हों में गैर कर दिया और इसकी जगह दूसरी औरत को देकर इसकी ज़ात दो कौड़ी की कर दी। बेआवाज़ आंसू बहाते बहाते अचानक से आयशा हसन होश की दुनिया में वापस आई और एकदम से खानज़ादा सालिम खान के कदमों में गिरते हुए इसकी टांगों से लिपट गई और रोते हुए बोली, आप मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करें। मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और आपके बग़ैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मेरे खुलूस और मेरे खिदमत में ऐसी कौन सी कमी देखी थी आपने कि मुझे इस तरह अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दिया? एक बार तो सोचा होता कि आपकी ज़िंदगी से बेदखल होकर मेरा क्या होगा। मैं आपके बगैर जी नहीं पाऊँगी। आप कैसे मेरी जगह किसी और औरत को दे सकते हैं? एक बार तो मेरा सोचा होता। सालिम खान, मेरे साथ ये जुल्म मत करें। खुदा के लिए सालिम खान, मुझे अपनी ज़िंदगी से मत निकालें। मैं मर जाऊँगी। मेरी जगह और औरत को मत दें। आपको अल्लाह का वास्ता है। आयशा हसन रोते गिड़गिड़ाते हुए एक ही बात दोहराई जा रही थी, मगर खानज़ादा सालिम खान इस पर तरस खाने के मूड में बिल्कुल नहीं था। अपनी मनमानी कर लेने के बाद अब वो बेहिस हो चुका था। बुरी तरह से आयशा हसन को अपनी टांगों से और ख़ुद से अलग किया और दर्द लहजे में बोला, बीवी, तुम्हें बीवी लफ्ज़ के बारे में इल्म क्या है? हाँ, मानता हूँ कि सादतमंदी तुम पर ही ख़त्म है, मगर याद रखना, मर्द को बीवी की सिर्फ सादतमंदी खुश नहीं करती, बल्कि सादतमंदी के साथ साथ सच संवर कर शोहर का दिल खुश करना भी बहुत अहम होता है। तुमने इन चंद सालों में ही ख़ुद को इतना नज़रअंदाज किया है कि वो आयशा कहीं खोकर रह गई है जो अपनी खूबसूरती की बिना पर मेरी नज़रों में आई थी। अभी तो तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, इसके बावजूद अपने बेडोल और बेढंगे जिस्म को देखो और बताओ मुझे, क्या कोई भी मर्द इस तरह बेढंगी औरत के साथ खुश रह सकता है? कभी नहीं। कम अज़ कम मैं ऐसे ख़यालात का मालिक नहीं हूँ, इसलिए मुझे अब तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है और वैसे भी अब इन बातों का फ़ायदा नहीं है। मैं शादी कर चुका हूँ और इस बार मैंने किसी मामूली घराने की लड़की से शादी नहीं की, बल्कि अपनी बराबर की बावकार और तरहदार लड़की से शादी की है। नूरुल ऐन ना सिर्फ हैसियत के एतबार से हमारे बराबर है, बल्कि वो भी एक नवाब ख़ानदान की अकलौती चश्मे चिराग है और नखरा और नज़ाकत इस पर ख़त्म है। मुझे हमेशा से ऐसी ही बीवी चाहिए थी जो मेरे दिल पर राज करे, ना कि नौकर बनी दिल बुरा करे, जिसे देखने का भी दिल ना करे।
खानज़ादा सारिम खान ने इसको आईना दिखाते हुए ज़बरदस्ती बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर निकाला और दरवाज़ा लॉक कर दिया। और आयशा हसन अपनी ज़ात का मान और गुरूर टूट जाने पर वहीं फ़र्श पर बैठकर फूट कर रो दी। वो बुरी तरह टूट कर बिखरी थी, मगर इसका एहसास करने वाला कोई नहीं था। काफ़ी देर रोने के बाद अपने रेज़ा हुए वजूद को बाकायदा घसीटते हुए खाली पड़े कमरे में सामान लेकर चली गई थी। मगर आज का दिन इसके इंतहाई अज़ियतनाक था। इसका दिल इस कदर दुखी और गमज़दा था कि इसने मज़ीद एक पल भी ज़ाया नहीं किया था और खानज़ादा सारिम खान की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाने का फ़ैसला कर लिया। बुरी तरह रोते हुए वो ये सोच रही थी कि अगर इसकी सास इस वक्त हवेली में मौजूद होती तो ज़रूर अपने बेटे को रोकती कि वह ऐसा ना करे, मगर वो तो उम्रे के लिए गई हुई थी। इनकी गैर मौजूदगी का तो फ़ायदा उठाते हुए खानज़ादा सारिम खान हर बात भुला बैठा था। वो जानती थी कि हलीमा बेगम ने इसकी गुर्बत और कम हैसियत होने के बावजूद किस कदर इसरार से ये रिश्ता मांगा था। इसकी वजह आयशा हसन का बेपनाह हसन था, मगर हवेली में लाकर हलीमा बेगम ने भी इसको बहू की बजाय नौकरानी समझकर हवेली के सारे कामकाज इसी के सुपुर्द कर दिए। मुलाजमाओं से वो अपनी खदमत करवाने में मसरूफ़ रहा करती थी और घर के सारे काम आयशा से करवाती थी और इनको इनकार करने की हिम्मत आयशा हसन में कभी नहीं हुई थी, चाहे वो कितनी भी थकावट का शिकार होती। हलीमा बेगम का हर हुक्म बचा लाती थी। दिन रात काम में मसरूफ़ आयशा हसन की खूबसूरती खाक होकर रह गई थी। इस कदर थक हार कर बिस्तर पर गिरने के बाद कौन अपने आप पर तवज्जो दे और सजाने संवारने की कोशिश करे। ना जाने क्यों मामूली घराने के माँ बाप अपनी बेटियों को बड़े घरों में ब्याह कर पुरसुकून हो जाते हैं। इसका बाप भले खुददार इंसान था, मगर वो कभी इन खान लोगों के बराबर नहीं हो सकता था जिनके पास रुपए पैसे की कोई कमी ना थी। काफ़ी देर अपनी किस्मत पर आंसू बहाती वो इस बात से बेखबर थी कि खानज़ादा सारिम खान नेक्स्ट 6 से तैयार अपनी पसंदीदा बीवी को रुखसत करवाने के लिए हवेली से जा चुका था। वो तो अभी तक अपने ठुकराए जाने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी जो किसी और तरफ ध्यान देती, मगर फिर ये सोचकर आयशा हसन ने ख़ुद को मज़ीद रोने से बाज रखा और अपने आंसू साफ कर लिए कि खुदगर्ज और नाकदरी करने वाले इंसान के लिए ख़ुद को क्यों हलकान करे। अब जब वो इसका नहीं रहा था तो इस हवेली में इसका क्या काम था? क्यों वो यहाँ मुफ्त की मुलाजमा बनी रहे और अपने बेहिस शोहर को दूसरी औरत के संग देख कर करती रहे। अपने आंसू सख्ती से रगड़ते हुए आयशा हसन ने पहली फुर्सत में अपने बाप को कॉल किया और रोते हुए सिर्फ इतना कहा था, बाबा आज मैं बर्बाद हो गई हूँ। काश आप लोगों ने अपने हम पल्ला लोगों में मुझे ब्याया होता, जहाँ रहकर ज़िंदगी भर के लिए मैं मुतमईन होती, जहाँ चाहे रुपया पैसा ना होता मगर मेरी इज़्ज़त होती, मेरी कदर की जाती, जो इस हवेली में मुझे कभी नहीं मिली। मेरी कभी भी इस तरह से कदर नहीं की गई जिसकी कदर की मैं हकदार थी। और अब तो यहाँ रहने का जवाज़ भी ख़त्म हो चुका, मैं खाली हाथ रह गई। बाबा मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं बचा और मैं अब मज़ीद इस हवेली में नहीं रुक सकती और खुदा के लिए अब आप मुझे कोई नसीहत मत कीजिएगा और पहली फ़ुर्सत में यहाँ पहुँचे और मुझे ले जाएं। आयशा हसन रोते हुए अपने बाबा से दरख्वास्त की थी और अहमद हसन जो पहले ही अपनी बेटी को इतने बड़े घराने में ब्याह कर हर वक्त बेचैन रहा करते थे, बेटी के रोने पर बेतहाशा घबरा गए और ख़ुद को रोक नहीं पाए। पहली फ़ुर्सत में हवेली की जानिब रवाना हो गए। अहमद हसन करीबी गाँव में रहते थे और चंद एकड़ ज़मीनों पर खुद ही मेहनत करके अपने घर का गुजर बसर बेहतरीन अंदाज में चला रहे थे। अलबत्ता बेटी के ससुराल की निस्बत इनकी माली हैसियत ना होने के बराबर थी। इस वक्त भी वो ज़मीनों पर हल चलाकर जल्द अज जल्द अपना काम ख़त्म करना चाह रहे थे, मगर बेटी की कॉल आते ही इसी ट्रैक्टर पर बेटी को लेने के लिए रवाना हो गए। सारा रास्ता खैर की दुआएं करते बौखलाहट में बेटी के पास तकरीबन ट्रैक्टर उड़ाते हुए पहुंचने थे और जैसे ही वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो खानदादा सारिम खान अपनी बारात लेकर वापस लौट चुका था और हवेली का मरकज़ी दरवाज़ा खुला था। पूरी हवेली शान शौकत से सजी हुई थी, दुल्हन की तरह सजी हुई चंद बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तेज़ रफ्तारी से हवेली के अंदर दाखिल हो रही थी। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए अहमद हसन को अपनी बेटी के अल्फाज की संगीनी का अंदाज़ा हो गया था। खानज़ादा सारिम खान आयशा हसन के दिली जज्बात से बेखबर नहायत इत्मीनान से दुल्हन को गाड़ी से उतारते हुए ऊंची आवाज़ में मुलाजमाओं को पुकार रहा था, जिससे आयशा हसन को भी बारात की आमद का इल्म हो चुका था। तब खानज़ादा सारिम खान इसके पास पहुंचा और बोला, जल्दी से अच्छी सी चाय का इंतज़ाम करवाओ, खाना हम लोग खा चुके हैं मगर मेरे सारे दोस्त और दूसरे मेहमान चाय पीकर जाएंगे। और सुनो, दूध पत्ती तैयार करके हमारे कमरे में पहुंचा दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी के लिए दूध या दूसरे खाने पीने की अशिया कोई मुलाजिम तैयार करे। अहमद हसन भी हवेली में दाखिल हो चुके थे और खामोशी से एक तरफ खड़े अपनी बेटी के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को अपनी आंखों से मुलाहिज़ा कर रहे थे, जिसके सर पर संगदिली की इंतहा करते हुए सोतन भी लाई गई थी और इसके बाद इसी शादी के मेहमानों के खातिर मुदारत भी उसे सौंपी जा रही थी।
इस वक्त आयशा हसन की आंखों में दुख और अजियत का एक जहां आबाद था। इसके दिल में किस तरह तूफ़ान बरपा थे, ये सब सिर्फ एक बाप की नज़र ही देख सकती थी। खानज़ादा सारिम खान जैसे खुदगर्ज और संग दिल इंसान को आयशा हसन के दिली जज्बात की कोई परवाह न थी। वो बड़े इत्मीनान से हुक्म सादर करता हुआ अपनी बीवी का हाथ थामे खुद ही सजे धजे कमरे तक छोड़ने जा चुका था। इसके हुक्म पर आयशा हसन के दिल में गम और गुस्से की शदीद लहर उठी, मगर वो खामोशी से किचन की जानिब चल दी और इसके बाबा खड़े हुए बेबसी के साथ सब कुछ देख रहे थे। वो इस वक्त इस पोजीशन में हरगिज़ ना थे कि जाकर अपने दामाद का गिरेबान पकड़ते, क्योंकि ये बड़े लोग अपनी अमारत के दाम में किसी के जज्बात के एहतराम की परवाह तक नहीं करते। इस वक्त खानज़ादा सारिम खान के एक दोस्त ने अहमद हसन साहब को करीब समझकर अपने दोस्त की खुशी के दायमी होने का सदका देकर चंद नोट इन्हीं के हाथ में थमा दिए, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो खानज़ादा सारिम के पहले ससुर थे और अहमद हसन साहब भी कोई तमाशा करने की बजाय खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। वो पहले ही इस रिश्ते पर राज़ी न थे। इनकी अहलिया, जो दूर पार के रिश्तेदार के बेटे का रिश्ता आया देखकर ही इस कदर खुश हो गई थी कि उन्होंने शौहर की एक ना चलने दी और इनसे लड़ झगड़ कर बेटी को खुद से इतने बड़े ख़ानदान में ये कहकर ब्याह दिया कि हमें अपने बारे में नहीं है बल्कि अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। इतने बड़े घर की बहू बनकर हमारी बेटी की ज़िंदगी में जो महरूमियाँ और कमियाँ आ चुकी हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी और इसकी औलाद भी कभी महरूमियों का सामना नहीं करेगी। काश वो ये बात समझ सकती कि खुद से बड़े ख़ानदानों में बेटियां ब्याह कर माँ बाप कितनी बड़ी गलती करते हैं। बड़े ख़ानदान में छोटे घराने की लड़की को हमेशा कमदर्द समझा जाता है और हर बात पर यह ताना दिया जाता है कि वो छोटे घर की लड़की है। इतनी बड़ी माशी हैसियत से तफरीक के बायस दोनों घरानों का तौर तरीका और रहन सहन भी अलग होता है। यही तफरीक आयशा हसन की ज़िंदगी में जहर घोलने का काम करती रही थी, मगर अब मज़ीद वो ये सब कुछ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। आज जब खानज़ादा सारिम खान का असली रूप सामने आया और मालूम हुआ कि वो आयशा के बारे में कैसे ख़यालात रखता है, तो आज उसे एक एक करके खानज़ादा सारिम खान की सारी ज़्यादतियाँ याद आ रही थी कि कैसे वो आयशा हसन को रातों में मुकम्मल नज़रअंदाज करके आधी आधी रात तक कॉल पर किसी से बातें किया करता था, कैसे हमेशा इसके वजूद से गफलत बरती और छोटी छोटी बातों पर जलील किया था, हमेशा इससे मुँह मोड़े रखा और वो बेवकूफ़ औरत कभी इसके रवैये का सच जान नहीं पाई और इसकी बेजारी को इसकी सख्त मिजाजी समझ कर बर्दाश्त किया। और अब वो कितने इत्मीनान से इसको हुक्म सादिर करके गया था। तब इसने सोचा कि मैं क्यों अब भी इसकी खिदमतगुजारी करती रहूं और हर वक्त इसकी खुदगर्जी बर्दाश्त करूं। अब खानज़ादा सारिम खान को अपने सारे काम दूसरे मुलाजमत से करवाने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब मैं यहाँ रहकर इसकी खिदमत नहीं करने वाली। यही सोचकर वो जो पहले ही पूरा इरादा किए बैठी थी अपने इरादे पर मजबूती से कायम हो चुकी थी। इसलिए किचन में जाकर मुलाजमों को हिदायत देते हुए वो तेज़ी से वहाँ से निकली और अपना थोड़ा बहुत सामान जो पहले ही पैक कर चुकी थी हमरा लिए बिना किसी को इतला दिए खामोशी से अहमद हसन के साथ हवेली से निकलती चली गई। खानज़ादा सारिम खान दोस्तों के साथ खुशगपियों में इस कदर मसरूफ़ था कि आयशा हसन का जाना महसूस ही नहीं कर पाया। रात को देर तक महफिल सजी रही थी और नवाबजादी नूरुलैन अपने कमरे में मेहमान ख़वातीन के झुरमट में बेजार सी शक्ल बनाए बैठी थी। खुदा खुदा करके आधी रात को 12 बजे के बाद खानज़ादा सारिम खान के तमाम दोस्त अहबाब उठकर वापसी के लिए तैयार हो गए और ख़वातीन भी दुल्हन को कमरे में छोड़कर वहाँ से चली गईं। और इन सबसे फारिग होकर खानज़ादा जब कमरे में आया तो खुशगवार लम्हात का तस्वुर करते हुए इसके लब अपने आप ही मुस्कुरा रहे थे। 100 तरह के ख्वाब दिल में सजाए खानज़ादा कमरे में दाखिल हुआ और सलाम करके बिस्तर पर नवाबजादी नूर के सामने विराजमान हुआ। घूंघट पलटते हुए अपनी हसीन तरीन दुल्हन को देखकर वो ख़ुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ रहा था। इससे पहले कि वो अपनी हसीन और जमील बीवी की तारीफ़ में लब कुशाई करता, इसी वक्त नवाबजादी नूर ने इसके सामने एक शर्त रखी जिस पर वो चौंक कर रुका था। खानज़ादा, तुम मेरी सबसे पहले एक शर्त मानोगे, इसके बाद ही तुम मेरे करीब आ सकते हो। अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने से पहले तुम्हें मेरी हर बात लाजमी मानना होगी। खानज़ादा के बहके हुए अंदाज़ को देखकर नवाबजादी नूर ने इसके जज्बात पर बंद बांधे थे। कौन सी शर्त? आज तुम जो भी कहो मैं वो सब करने को तैयार हूँ। खानज़ादा ने बड़ी गिलावट का मुजाहरा करते हुए कहा, ठीक है, मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरी बात मानोगे। तुम्हें पहली फ़ुर्सत में जाकर अपनी पहली बीवी को तलाक देना होगी, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो मैं अपनी ज़िंदगी में नापसंदीदा चीज़ें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करती और तुम्हारी ज़िंदगी में अपने अलावा दूसरी औरत तो हरगिज़ नहीं। पहली बीवी का तुम्हारे निकाह में रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए पहली फ़ुर्सत में उसे तलाक देकर इसके घर रवाना करो। इसके बाद तुम कमरे में आ सकते हो। नवाबजादी नूर ने बड़ी शान से हुक्मनामा जारी किया था, जिस पर खानज़ादा सारिम खान हैरत ज़दा रह गया। मगर नूर, ऐसा कैसे हो सकता है और इस सब की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने तुम्हें पहले बताया था ना
कि मुझे अपनी बीवी में ज़रा बराबर दिलचस्पी नहीं है ना, इससे कोई उनसियत या लगाव है ना ही मैं आज के बाद कभी इसकी तरफ नज़र उठाकर भी देखूँगा। तुम उसे इस घर की मुलाजमत समझ सकती हो, मगर तलाक देना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि माँ जी ने अपने रिश्तेदारों में बहुत ज़िद करके रिश्ता किया था। खानज़ादा सारिम खान हकलाते हुए बेरब से जुमले बोल रहा था। जाने क्यों आयशा हसन से लाख बेजारी के बावजूद भी तलाक की बात सुनकर बेचैन हुआ था, मगर नवाबजादी ने हाथ उठाकर इसको मज़ीद बोलने से बाज रखा और अटल लहजे में कहा, मैंने जो कह दिया वो तुम्हें करना होगा, वरना तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हें शौहर का दर्जा देने को तैयार होंगी। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है, अच्छी तरह सोच समझ लो। पहली बीवी का नाम अपने नाम के साथ जोड़कर रखना चाहते हो या मेरे साथ एक पुरसुकून अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, एक कमतर लड़की को अपने बराबर के दर्जे में देखना मेरी बर्दाश्त से बाहर है। नवाबजादी नूर ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराते हुए वक्त भी बता दिया था और ख़ुद खानज़ादा सारिम खान से अपना रुख दूसरी तरफ मोड़कर बैठ गई। खानज़ादा सारिम खान ने बेचैनी के मारे एक और कोशिश करने की कोशिश की, मगर तुम्हें यह भी सोचना चाहिए आधी रात को मैं कागजात कहाँ से तैयार करवाऊँ, और वो भी इस वक्त कैसे, कहाँ जा सकती है। तुम मुझे 1-2 दिन का वक्त दे दो, मैं तुम्हारे सामने ही सब कुछ ख़त्म कर दूँगा। खानज़ादा सारिम खान हिचकिचाहट का शिकार था। वो नवाबजादी नूर की अकाबी निगाहों से छुपी नहीं रही थी। वो तिलमिलाए लहजे में बोली, कागजात का कोई मसला नहीं है, कागजात ना होकर भी तुम अपनी बीवी को तलाक दे सकते हो। तुम जाकर अभी और इसी वक्त अपनी बीवी को ज़बानी कलामी तलाक दे दो, इसके बाद इसका तुमसे कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। नवाबजादी ने आंखें दिखाते हुए कहा। तो ना चाहते हुए भी खानज़ादा सारिम खान को कमरे से निकलकर अपनी पहली बीवी आयशा हसन के पास जाना पड़ा। आखिर क्यों ना जाता। नवाबजादी नूर और इसने पसंद की शादी की थी। नवाबजादी को ये शादी करने के लिए अपने बाप की नाराज़गी मोल लेना पड़ी थी। इसने खानज़ादा सारिम खान के परेशान होने पर इससे कहा था कि मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, मैं अपने बाबा की इकलौती बेटी ही थी, बल्कि इकलौती औलाद हूँ। वो मुझसे ज़्यादा दिन तक नाराज़ रह ही नहीं सकते। नवाब हाकिम खान बेटी से बेहद प्यार करता था और अपने बाप की आंखों का तारा थी, मगर इस शादी पर नवाब हाकिम खान राज़ी नहीं था। तब नवाबजादी नूर ने मजबूरन अपने मामू के घर से रुखसत होने का फ़ैसला किया था। वो जानती थी कि इसके पास जो राज है वो राज बताकर वो अपने बाबा को बहुत आसानी से मना सकती थी, मगर शादी के बाद खानज़ादा सारिम खान अपनी महबूब बीवी की बात मानते हुए इस कमरे की जानिब चल दिया जहां आयशा हसन ने क़याम किया था। मगर कमरे में जाकर रात के इस वक्त आयशा हसन की गैर मौजूदगी ने खानज़ादा सारिम को हैरत और परेशानी में मुब्तला कर दिया था। इस वक्त इसके सर पर सिर्फ नवाबजादी नूर को पा लेने का जुनून सवार था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे काफ़ी देर तक पागलों की तरह आयशा हसन को ढूंढते रहने के बाद बिलाखिर इसने एक फ़र्दी कहानी तैयार की और मुतमईन होते हुए वापस अपने कमरे में लौट गया। कमरे में दाखिल होकर नवाबजादी नूर के सवालिया नज़रों को देखते ही खानज़ादा सारिम ने झूठ बोल दिया कि मैंने तुम्हारी खुशी की खातिर न सिर्फ अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी है, बल्कि इस हवेली से भी बेदखल कर दिया है। ये गलत बयानी करते हुए खानज़ादा सारिम ने दिल में ये सोचकर इत्मीनान महसूस किया था कि नवाबजादी को इस वक्त इन बातों पर शक नहीं हो सकता, और अगर बाद में कभी उसे इस बारे में कुछ मालूम हो भी जाता है तो वो साफ मुकर जाएगा और अपने कहे पर ही डट जाएगा। नवाबजादी नूरुलैन ने खानज़ादा सारिम खान के बयान पर यकीन करते हुए एक इत्मीनान भरी सांस खारिज की और फातिहाना मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाते हुए खुशदिली से अपना खानज़ादा सारिम को सौंप दिया था। चंद रोज़ तक सब कुछ बहुत अच्छे से चलता रहा था। खानज़ादा सारिम खान अपनी खूबसूरत और तरहदार बीवी के साथ खुशियों के हंटोले में झूलते हुए ये बात अक्सर नज़रअंदाज कर चुका था कि आयशा हसन हवेली में मौजूद नहीं थी। दूसरी जानिब आयशा हसन अपनी किस्मत में लिखे इतने बड़े धोखे पर बेहद गमज़दा और परेशान थी। हर वक्त रोते रहने पर इसकी माँ समीना बेगम भी अपने इस फैसले पर बुरी तरह पछता रही थी। वो तो ये समझकर अपनी ज़िद पर डट गई थी कि इनकी बेटी हमेशा के लिए पुरसुकून हो जाएगी। नहीं जानती थी कि हवेली में रहने वाले लोग हैसियत में इनसे जितने ऊंचे थे, दरअसल इखलाक के लिहाज से इतने ही गिरे हुए और कमज़र्फ लोग थे कि इनकी फूल सी बेटी को इतने साल तक मुफ्त की मुलाजमा समझकर हवेली के कामों में उलझाए रखा। और जब अपना दिल भर गया तो खानज़ादा सारिम खान ने कितने मज़े से एक ही झटके में हर रिश्ता ख़त्म करके दूसरी शादी रचा दी और इनकी बेटी को बेवक़्त कर डाला।
वो बेटी जिसे उन्होंने बहुत नाजों से पाला था जवानी में ही दोबारा घर आन बैठी थी और अपनी नाकदरी पर हर वक्त रो रो कर निढाल हुई रहती थी। चंद रोज़ ही गुजरे थे कि इसकी तबीयत मज़ीद बिगड़ने लगी और इसको देखकर इसकी माँ समीना बेगम ने ज़बरदस्ती इसको अस्पताल चलने को कहा, मगर आयशा जाने को तैयार नहीं हुई तो उसे समझाने के लिए बोली, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, किसी धोखेबाज इंसान के लिए तुम अपने आप को इस कदर तकलीफ़ में क्यों डाल रही हो? तुम भी जानती हो इस सब से सिर्फ तुम्हें ही तकलीफ़ पहुंच रही है। इस कम सर्फ को तो इस बात की परवाह तक नहीं। तुम क्यों इसकी वजह से ख़ुद को हलकान कर रही हो? मेरे साथ आज अस्पताल चलो, मैं तुम्हें इस तकलीफ़ में नहीं देख सकती। मेरा दिल कटता है, तुम्हें इस हालत में पहुंचाने वाली भी तो मैं ही हूँ। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची और ख़ुद को तकलीफ़ मत दो। माँ की शर्मसार बातों और आंसुओं से आयशा हसन का दिल दुख से भर गया। वो अच्छे से जानती थी इसकी माँ ने यह ज़िद भी सिर्फ़ आयशा की बेहतरीन ज़िंदगी के लिए की थी। अपनी बेटी को अमीराना ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश की थी, इसके अलावा इन्हें और कोई लालच नहीं थी। अब अपनी माँ को पछतावे की आग में जलता देखकर बेचैन हो गई और बेबसी से गोया हुई, ठीक है माँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं चलती हूँ अस्पताल और अब कोई गम नहीं मनाऊँगी। आप ख़ुद को कसूरवार मत ठहराएं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मेरा नसीब ही ऐसा था। मुझे आपसे कोई गिला नहीं, आप माफ़ी मांगकर मुझे मज़ीद तकलीफ़ दे रही हैं। आयशा हसन ने रोते हुए अपनी माँ को गले लगाकर मुतमईन करना चाहा और फिर तैयार होकर अपनी वालदा के हमरा आयशा हसन गांव के एक निहायत मामूली से क्लिनिक पर चली गई, जहां से तफसीली चेकअप के बाद डॉक्टर ने आयशा हसन को ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर आयशा हसन बेजान बैठी रह गई। आप माँ बनने वाली हैं, इस हालत में टेंशन लेने की वजह से आपकी हालत बिगड़ रही है, इसलिए आपको किसी भी किस्म की परेशानी और टेंशन से ख़ुद को दूर रखना है और अपनी खुराक का भी ख़ास ख्याल रखना है ताकि बाद में किसी किस्म की पेचीदगी का सामना ना करना पड़े। डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाने के साथ साथ हिदायत जारी करते हुए दवाएं लिखकर पर्ची पकड़ाई थी और आयशा हसन अभी तक हैरत ज़दा सी कभी माँ को देखती और कभी डॉक्टर को, और दवाएं लेकर जब वो घर लौटी तो खामोशी से जाकर अपने कमरे में बंद हो गई थी। अपनी ज़िंदगी में होने वाले नाखुशगवार लम्हात को याद करते हुए आयशा देर तक आंसू बहाती रही थी। जिस बात का ताना मारकर इसके शौहर ने उसे बेवक़्त किया था, आज वही खुशखबरी उसे इस तरह मिली कि वो चाह कर भी मैं खुशी महसूस नहीं कर पा रही थी। अपने खसारे को मद्देनज़र रखते हुए आयशा हसन आइंदा ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। काफ़ी देर तक सोदो ज़िया का हिसाब करते रहने के बाद बिलाखिर एक पुख्ता इरादा करके आयशा हसन रात के खाने के बाद अपनी माँ बाप के सामने मौजूद थी। बाबा, मेरे साथ जो होना था हो गया, अब मेरी ज़िंदगी को लेकर आप दोनों को पछताने की और दुखी होने की ज़रूरत नहीं। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मुझे यहाँ से कहीं बहुत दूर भेज दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ख़ानदादा सारिम खान को ज़िंदगी में कभी भी इस बच्चे के बारे में कुछ इल्म हो और वो दोबारा मुझसे रब्ता करने की कोशिश करे। मैं चाहती हूँ कि आप क़यामत तक मेरा इससे सामना ना हो और इस बच्चे की भनक भी ना मिले इसको। अहमद हसन साहब, जो पहले ही इसकी मौजूदा हालत के बारे में अपनी बीवी समीना बेगम की ज़बानी सब कुछ सुन चुके थे, उसे सोचते हुए बेटी का चेहरा देखने लगे। फिर बोले, क्या यही तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है आयशा? अगर तुम चाहो तो हम एक बार बच्चे का बताकर खानज़ादा सारिम खान से बात कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी मर्ज़ी यही है तो मैं कभी तुम्हारे बारे में किसी को इल्म नहीं होने दूँगा और तुम्हें तुम्हारे चचा के पास भेज दूँगा। इसका इलाका यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ पर कोई भी इसकी रिहाइश के बारे में नहीं जानता और फिर वो छोटे से मगर पुरसुकून इलाके में रिहाइश पजीर है, तुम्हें वहाँ सुकून मिलेगा और इसके पास रहकर तुम आराम से अपना ये मुश्किल वक्त काट सकती हो। और इसके बाद भी अगर तुम वहीं रहना चाहोगी तो मैं तुम्हारी बुनियादी ज़रूरियात का ख़र्चा भेजता रहूँगा, और अगर अपने ज़ोर बाजू पर कमाना चाहो तो कोई काम ढूंढकर अपने माशी हालात खुद ही संवार सकती हो। तुम्हारे चाचा के घर तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। अहमद हसन ने बेटी को आइंदा का लाहे अमल समझाते हुए कहा तो आयशा हसन इत्मीनान से बोली, बाबा, मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ, अब आप लोगों को सारिम खानज़ादा के आगे झुकने या मिन्नत समाजत करने की ज़रूरत नहीं है।
मैं यही कुछ चाहती हूँ जो आपको बताया। मैं अब मज़ीद इस गांव में और अपने इस नाम नेहाद शोर के आसपास नहीं रहना चाहती। मैं इन ज़ालिमों की हवेली से बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ। ज़िंदगी में कभी भी वो लोग आपसे मेरे बारे में पूछें तो आप लोग इसको कभी भी मेरे बारे में कुछ भी मत बताइएगा। मैं अब कभी इस शख्स को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। आयशा हसन ने अपने बाबा की बात सुनकर अपने इरादों से आगाह किया। इस दौरान आयशा की वालदा समीना बेगम खामोशी से दोनों के दरमियान सर झुकाकर बैठी थी। वो पहले ही अपने किया पर इस कदर पछतावे का शिकार थी कि मज़ीद कोई भी लफ्ज़ बोलने या किसी भी किस्म का मशवरा देने की हिम्मत नहीं रखती थी। ठीक है मेरी बच्ची, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं पहली फ़ुर्सत में तुम्हें खुद जाकर तुम्हारे चचा के यहाँ छोड़ आऊँगा और किसी को इस बारे में कभी ख़बर नहीं होने दूंगा। अहमद हसन ने अपनी बीवी की जानिब मलामती निगाहों से देखते हुए बेटी को तसल्ली दी थी और फिर मुकर्रर करदा वक्त पर आयशा हसन को लेकर इस गांव से दूर इसके चचा के घर पहुंचे। मुख्तसर तमाम हालात अपने भाई के गोशगुजार करते हुए अहमद हसन ने भाई से दरख्वास्त की कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना और इसके बारे में कभी किसी को ख़बर मत होने देना कि ये कौन है और कहाँ से आई है। कहीं ऐसा ना हो कि खानज़ादा ज़िद में आकर कभी हमारी बेटी को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। नौमान हसन, जो कि अहमद हसन के छोटे भाई थे, पहले ही अपनी मासूम भतीजी की दर्द भरी दास्तान सुनकर गमज़दा बैठे थे। अपने भाई की परेशानी सुनकर इन्हें मुकम्मल इत्मीनान दिलाते हुए गोया हुए, आप फ़िक्र मत करें भाईजान, मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा। ये सिर्फ़ आपकी नहीं मेरी भी बेटी है और बेटियों की हिफाजत करना हम अच्छी तरह से जानते हैं। आपको इसके बारे में किसी भी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा और आप बेफिक्र होकर जाएं। आयशा अब भी अपने बाप के घर मौजूद है, अब से कभी कोई परेशानी नहीं होगी। छोटे भाई के तसल्ली देने पर अहमद हसन पुरसुकून हो गया। थोड़ी सी देर रुक कर आराम करने के बाद अपनी बेटी से अलविदाई मुलाकात करके दुखी दिल के साथ वापस अपने गाँव लौट आए थे ताकि इनकी गैर मौजूदगी से गाँव में या हमसाये में मौजूद गाँव के खानज़ादा सारिम खान या किसी दूसरे शख्स को किसी बात का अंदाज़ा ना हो जाए। आयशा हसन अब मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ महफूज हो चुकी थी बल्कि सबकी नज़रों से पोशीदा भी हो चुकी थी। माँ बाप के अलावा गांव का कोई भी शख्स इसकी मौजूदा रिहाइश के बारे में नहीं जानता था। दूसरी जानिब खानज़ादा सारिम खान अपनी नई रवेली धुरन के हमरा इस कदर खुश और मुतमईन था कि उसे आयशा हसन के चले जाने का भी कोई गम नहीं हुआ था। अपनी मनचाही बीवी की हर फरमाइश पूरी करना और हर बात आंखें बंद करके मानना सारिम खान जैसे अपना फ़र्ज़ समझता था। शादी के 15 रोज़ बाद एक रोज़ नवाबजादी नूरुलैन ने खानज़ादा सारिम खान को अपनी तबीयत ख़राबी का कहते हुए अपने साथ अस्पताल चलने को कहा तो खानज़ादा सारिम खान फ़ौरन इसके साथ शहर के एक बेहतरीन अस्पताल में पहुंचा था। इस अस्पताल में वो नवाबजादी नूरुलैन की फरमाइश पर आया था क्योंकि इसका कहना था वो हमेशा इसी अस्पताल से ही चेकअप करवाती है और इसके अलावा कहीं पर इसका दिल मुतमईन नहीं होता। खानज़ादा सारिम खान को भी कोई एतराज़ नहीं हुआ था, इसलिए अस्पताल के एक कमरे में बैठकर अपनी बीवी के चेकअप से फारिग होने का इंतज़ार कर रहा था, जो खुद ही अकेली एक डॉक्टर के पास कमरे में गई थी। कुछ ही देर बाद एक नर्स ने खानज़ादा सारिम खान को भी कमरे में बुला लिया, जहाँ पर एक डॉक्टर पेशेवराना अंदाज में नवाबजादी नूरुलैन से बात कर रहा था। खानज़ादा सारिम को एक कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए डॉक्टर ने इसकी जानिब रुख किया और बोला, हमें आपके कुछ टेस्ट करना होंगे, इसके लिए आपका ब्लड ज़रूरत है और एक इंजेक्शन भी लगाना होगा। डॉक्टर के इस तरह कहने पर खानज़ादा सारिम ने सवालिया निगाहों से अपनी बीवी नवाबजादी नूर की जानिब देखा था, जो मुस्कुराते हुए बोली, मुझे खून की कमी हो रही है और डॉक्टर का कहना है कि मुझे ब्लड देने के लिए अगर आपका ब्लड ग्रुप मैच कर जाए तो बहुत बेहतर होगा, इसी हवाले से कुछ टेस्ट करना है। नवाबजादी ने मुस्कुराते हुए नॉर्मल से अंदाज में कहा था, जिस पर खानज़ादा ने इत्मीनान से सर हिलाया था। इसके बाद डॉक्टर ने ब्लड सैंपल लेने के साथ एक इंजेक्शन भी लगा दिया था। इससे खानज़ादा सारिम थोड़ी देर में होशो खर्च से बेगाना हो चुका था। अब जब खानज़ादा सारिम खान होश में आया तो वो एक कमरे में बिस्तर पर मौजूद था और नवाबजादी नूरुलैन मुतफक्कर सी इसके बेड के पास मौजूद कुर्सी पर बैठी हुई थी। इसको जागता देखकर तेज़ी से इसकी जानिब बढ़ी और पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है आपकी? इसकी बात सुनकर खानज़ादा सारिम खान
जो पहले ही हैरत ज़दा था, इसकी हैरत मज़ीद बढ़ गई। वो बोला, मैं बिस्तर पर क्यों हूँ, मुझे क्या हुआ था? नवाबजादी ने इसके इस्तफसार पर कहा, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपका बीपी अचानक बहुत ज़्यादा लो हो गया था, इसलिए आपको आराम के लिए यहाँ बिस्तर पर लेटा दिया था। आप कितनी देर ग़ुनूदगी में रहे हैं? खानज़ादा सारिम खान अपनी बीवी की बात सुनकर परेशानी से इसकी जानिब देखते हुए बोला, तुम कैसी हो? मैं तो तुम्हें ब्लड देने वाला था ना। आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। और जाने क्या क्या राम कहानी सुनाकर इसको मुतमईन कर लिया था। 1 घंटे बाद वो लोग वापस हवेली पहुँच चुके थे। खानज़ादा सारिम खान अपनी बीवी की बातों से मुतमईन हुआ था या नहीं, मगर खामोश ज़रूर हो गया था कि अपनी महबूबा की हर बात पर वो अंधा एतबार करता था। इस वाक़े के अगले 2-3 रोज़ बाद हलीमा बेगम उम्रे की सआदत हासिल करके वापस लौट आई थी और आयशा हसन को हवेली से गायब पाकर पहले तो वो बुरी तरह से भड़क उठी थी और बहू का लिहाज किए बिना ही बेटे से गोया हुई। क्या सोचकर तुमने ये हरकत की है सारिम? मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया तुमने। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने खुद आयशा को इस घर में ब्याह कर लाने की ज़िद की थी। अगर तुम दूसरी शादी कर ही रहे थे तो इसको हवेली से निकालने की क्या ज़रूरत थी? वो बेदर्द सी लड़की थी, कहीं भी खामोशी से पड़ी रहती, मगर तुमने तो बाला ही बाला सब कुछ तय करते हुए एक बार मुझसे मशवरा करने की भी ज़हमत नहीं की। क्या अब तुम इतने खुदसर हो गए हो कि तुम्हारे लिए अपनी माँ से मशवरा करना भी गैर ज़रूरी हो गया है? तुमने तो मेरी ज़िद की लाज भी नहीं रखी। हलीमा बेगम ने अपने बेटे खानज़ादा सारिम खान को बेनक़द सुना डाली थी और कितनी देर से चुपचाप अपनी सास का भड़कना देखती, सब कुछ बर्दाश्त करती। नवाबजादी नूरुल से आखिर रहा नहीं गया तो इसने दो टोक लहजे में जवाब दिया, ये मेरा फ़ैसला था, वरना आपका बेटा तो शायद कभी पहली बीवी को तलाक ना देता। और अब आपकी हैरत और गुस्सा देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि शायद आप भी अपनी पहली बहू को कभी भी हवेली से जाने ना देती, मगर मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी। मुझे अपना शौहर किसी और से शेयर करना हरगिज़ पसंद नहीं, ना ही मुझे ये गवारा है कि इसका नाम किसी दूसरी औरत के नाम से जुड़ा रहे। इस शख्स पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा हक़ है, मेरे अलावा कोई इस पर हक़ नहीं जता सकता। नवाबजादी नूर ने गर्दन अकड़ाकर फ़ख्रिया लहजे में कहा था, जिस पर हलीमा बेगम ने अपने बेटे को नागवारी से घूरते हुए बहू की जानिब रुख किया और बोली, मैंने अपने बेटे को शादी की इजाज़त भले दे दी थी, मगर इस बात की इजाज़त नहीं दी थी कि हवेली के फ़ैसले वो या तुम कर सकते हो। मैं अपनी बहू को आज ही वापस घर ले आऊँगी। इस हवेली की करता धरता मैं हूँ और यहाँ सिर्फ मेरी मर्ज़ी चलेगी, हलीमा बेगम ने जताते हुए कहा था। इनकी बात सुनकर नवाबजादी नूर के चेहरे पर तमस्खराना मुस्कुराहट फैल गई थी। शायद आप भूल रही हैं कि मैंने आपको कहा है, मुझे अपने शौहर के नाम के साथ भी किसी का नाम पसंद नहीं है और मेरी शादी वाले रोज़ ही आपके बेटे ने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी थी। अब आप इसको वापस इस घर में नहीं ला सकती, लिहाजा आपके लिए बेहतर होगा माजी को भूलकर हाल में जीना सीखें और अपनी इस बहू को भी भूल जाएं जिसको आपने किसी खादमा से ज़्यादा की हैसियत नहीं दी थी। मुझे पूरा यकीन है कि आज भी आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खिदमत या हुक्म सुनाने के लिए इसकी याद सता रही है। इसके लिए भी हवेली में और बेशुमार मुलाजमाएँ हैं, आप अपना ये शौक़ इनमें से किसी भी मुलाजमा पर पूरा कर सकती है। इस बहू का आना ज़रूरी नहीं। ये कहकर नवाबजादी नूर वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई और हलीमा बेगम मलामती निगाहों से अपने बेटे की जानिब देखते हुए बोली, तो ये थी तुम्हारी वो पसंद जिसके लिए तुम इतने बाज़िद थे? खानज़ादा सारिम नज़रें चुराते हुए सर झुकाकर बोला, माँ जी, आपको अच्छी तरह पता है कि मेरी पसंद की हुई लड़की किसी मामूली घराने की लड़की नहीं है। नवाब हाकिम खान की अकलौती बेटी है और इस किस्म के मिजाज और लहजे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर था, इसलिए मुझे नूरुल ऐन की हर बात मानना पड़ी। बेहतर होगा आप भी पुरानी बातों को भूल जाएं। खानज़ादा सारिम शर्मिंदा से लहजे में अपनी माँ को समझाते हुए वहाँ से चला गया था और हलीमा बेगम ना चाहते हुए भी इस मामले पर मज़ीद कुछ नहीं बोल पाई और ख़ामोश हो गई, क्योंकि नवाबजादी नूर के बरहम मिजाज को देखकर इन्हें भी इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये लड़की ज़्यादा सख्ती या सवाल जवाब पसंद नहीं करती और घर के पुरसुकून माहौल को ख़राब होने से बचाने के खातिर खामोश हो जाने में ही बेहतरी है।
नवाबजादी या तो सारा सारा दिन अपने कमरे में मौजूद रहती या फिर मेहमानों की तरह कभी डिनर पर या तो कभी लंच के वक्त अपने कमरे से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठती, मगर किसी से भी ज़्यादा बात किए बिना खामोशी से खा पी कर वहाँ से उठ जाती। एक दो बार हलीमा बेगम की तबीयत नासाज हुई, इस पर भी नवाबजादी नूर ने इनसे तबीयत तक पूछना गवारा नहीं की और ना ही खानज़ादा सारिम को इतनी इजाज़त दी कि वो इन मामलों पर अपनी बीवी से कोई पूछताछ करता या सख्ती करने की कोशिश करता। दोनों माँ बेटा ही इस मामले में बिल्कुल खामोश हो चुके थे और नवाबजादी नूरुल ऐन की हर बदतमीज़ी और बदलिहाजी बर्दाश्त कर रहे थे। मगर एक रोज़ हलीमा बेगम अपने मिजाज पर काबू नहीं रख पाई और भड़कते हुए बोली, तुम मेरा किसी भी मामले में मशवरा लेना गवारा नहीं करती ना। तुम मेरी इज़्ज़त करती हो और हर बात पर मुँह जोरी और खुदसरी का मुजाहरा करती हो। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, तो तुम भी कम अज़ कम हमें एक वारिस की खुशी दे दो। तुम्हारी शादी को 3 माह होने वाले हैं, मगर अभी तक मुझे औलाद की खुशखबरी नहीं मिली। हलीमा बेगम के सख्ती के से कहने पर नवाबजादी नूर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया था, भूल जाए वारिस को, मैं आपको यह खुशी कभी भी नहीं दे सकती। इस बारे में आप ख्वाब देखना छोड़ दें और माजरत के साथ मैं आपकी किसी उम्मीद पर पूरी नहीं उतर सकती। नवाबजादी नूर ने नहायत इत्मीनान से जवाब देते हुए हलीमा बेगम का सुकून गारत किया था। इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, मगर वो खुद पर काबू पाते हुए बामुश्किल बोल पाई थी, अब इस बात का मैं क्या मतलब समझूं? क्या ये भी तुम्हारे मिजाज के ख़िलाफ़ है? हलीमा बेगम के इस तबसार पर वो पुरसुकून सी गोया हुई, क्योंकि मैं बांझ हूँ और मुझे बहुत पहले ही डॉक्टर ने इस बारे में बता दिया था कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। इसके इस इंकशाफ पर हलीमा बेगम के साथ साथ खानज़ादा सारिम खान भी फटी फटी निगाहों से नवाबजादी नूरुल ऐन की जानिब देख रहा था। ठीक है, अगर ये बात है तो ऐसा ही सही, हमें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी, क्योंकि बिना वारिस के हमारे ख़ानदान और मेरे बेटे का कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं बचेगा, और ऐसा मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी। हलीमा बेगम ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए अपने तई नवाबजादी के सर पर बम फोड़ा था, मगर वो इसी इत्मीनान से गोया हुई, आप ऐसा भी नहीं कर सकती, क्योंकि आपको यह खुशी किसी भी औरत से मिलने वाली नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? जब बांझ तुम हो तो फिर मेरा बेटा क्यों औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है? हलीमा बेगम एक बार फिर हैरत से गोया हुई, क्योंकि मैंने आपके बेटे की भी सर्जरी करवा दी है। मैं जानती थी कि जब भी आपको या आपके बेटे को मेरी इस हकीकत के बारे में इल्म होगा तो आप लोग इसी तरह मुझे धोखा देने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने आपके बेटे की भी वासेक्टॉमी सर्जरी करवा ली है, इसलिए अब आपका बेटा भी कभी बाप नहीं बन पाएगा। नवाबजादी ने बड़े मुतमईन से अंदाज में खानज़ादा सारिम और इसकी माँ हलीमा बेगम के दिल की दुनिया उजाड़ कर रख दी थी। अपनी बीवी के करतूतों को सुनकर ज़र्द होते चेहरे के साथ वो इसकी जानिब देख रहा था। अब इसको याद आया कि जब अस्पताल में उसे जाने कौन सी झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाकर नवाबजादी ने मुतमईन करना चाहा था, तब उसे हल्का सा दर्द महसूस हुआ था, मगर वो इस पर ज़्यादा तवज्जो दिए बगैर वहाँ से मुतमईन होकर वापस पहुँचा था। नहीं जानता था कि वो अपनी ज़िंदगी का सबसे संगीन खसारा अपने वजूद में समेटे वापस लौटा था, और मज़ीद सितम ये कि इस बात से मुकम्मल तौर पर अनजान भी था, और आज तक नवाबजादी की हर फरमाइश और हर अदा पर दिलो जान से निसार होता आया था, जिसने अपने हाथों से इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली थी। नवाबजादी माँ बेटे को सदमे की कैफियत में घिरा देखकर मुस्कुराते हुए वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई थी, और खानज़ादा सारिम के साथ हलीमा बेगम भी इस खसारे पर हाथ मलती रह गई थी। आज इन्हें आयशा हसन की सादतमंदी और फर्माबरदार तबीयत की बड़ी शिद्दत से कदर हो रही थी, जिसने लाख सख्ती और करख्त लहजे में बात करने पर भी कभी मुड़कर जवाब तक नहीं दिया था। लेकिन ये इंसान की सर्जश में शामिल है कि उसे कोई दूसरा इंसान खामोशी से सर झुकाकर हर बात मानने वाला मिल जाए तो इंसान हद से गुजर कर दूसरे के जज्बात की परवाह किए बिना खुद को जाने क्या समझ बैठते हैं। अपनी कमतर हैसियत के बायस आयशा हसन ने हमेशा खामोशी इख्तियार किए रखी और माँ और बेटे के अलग अलग अहकामात पर सर झुकाकर खामोशी से इनकी खदमत में मसरूफ़ रही, जिसका उन्होंने ये सिला दिया कि इसकी कदर ही नहीं की।
अगर कभी आयशा हसन अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाती तो शायद इसके साथ इस हद तक ज़्यादती ना की जाती, और अगर अख्तिताम इसी तरह से होना था जो अभी हो चुका था तो फिर भी कम से कम इसको इतना दुख ना होता जितना आज वो दुखी थी। और खानज़ादा सारिम और हलीमा बेगम अपने किए पर शर्मिंदा थे और पछता रहे थे। अपने बेटे की पसंद के बारे में सुनकर और एक नवाबजादी के बारे में जानकर हलीमा बेगम भी लालच में आ गई थी, क्योंकि आला ख़ानदानी बहू लाना इनके लिए किसी फ़ख्र से कम ना होता। इसलिए उन्होंने ख़ुदगर्ज़ी की इंतहा करते हुए खामोशी से उम्रे पर जाते हुए बेटे को इस बात पर राज़ीनामा दे दिया था कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी करके अपनी पसंद की लड़की को घर ले आए। अलबत्ता ये बात खानज़ादा सारिम ने इनसे भी छुपाई थी कि नवाबजादी अपने बाप से छुपकर इससे शादी करने वाली है। खानज़ादा सारिम को अब अपनी बीवी की पहले रोज़ की गई फरमाइश याद आई थी, और इसका मकसद भी समझ आया था कि वो नहीं चाहती थी कि इसका राज खुलने पर खानज़ादा सारिम अपनी पहली बीवी की तरफ लौट जाता या औलाद की खुशी हासिल करने में कामयाब हो पाता। ये बात खानज़ादा ने अपनी माँ से भी छुपाए रखी थी कि वह आयशा हसन को इस रोज़ तलाक नहीं दे पाया था, क्योंकि वह हवेली से इसके पहुँचने से पहले गायब हो चुकी थी। काश ज़ाहिरी हुस्न के पीछे दीवाना होकर खानज़ादा सारिम अपनी इतनी सादतमंद और नेक सीरत बीवी को इस तरह खुदगर्जी से ना ठुकराता तो आज ये हालात ना होते। यकीनन आयशा हसन के साथ रखे गए नारवा रवैये का ये नतीजा था कि अल्लाह ने इसको इतनी संगीन सज़ा से नवाजा था। वो अब इस कदर मजबूर हो चुका था कि नवाबजादी को कुछ कह भी नहीं सकता था, बस हर वक्त उदास और परेशान सा रहता था। जबकि नवाबजादी जो इस खुशफहमी में मुब्तला थी कि जब वो अपने बाप को अपने बांझ होने के बारे में बताएगी तो वो ज़रूर इसकी इस छोटी सी लग़्ज़िश को माफ़ कर देंगे जो इसने अपनी पसंद की शादी की सूरत में की थी। मगर नवाब हाकिम ख़ान ने आज तक अपनी इकलौती औलाद को माफ़ नहीं किया था और कता ताल्लुक़ किए रखा, जिसकी वजह से नवाबजादी नूर की खुशी भी मान पड़ती जा रही थी। इसी तरह उदास और बेरौनक दिन गुजर रहे थे जब एक रोज़ खानज़ादा सारिम को एक डॉक्टरनी मिली और इसने खानज़ादा सारिम से इसके बीवी बच्चे के बारे में पूछा। खानज़ादा सारिम हैरत ज़दा रह गया। उसे आज इल्म हुआ था कि आयशा हसन जब हवेली छोड़कर गई थी तो वो माँ बनने वाली थी। आयशा हसन जो ये समझ बैठी थी कि क्लिनिक की डॉक्टरनी के लिए वो अनजान है, नहीं जानती थी कि डॉक्टरनी एक बार हवेली की एक मुलाजमा की डिलीवरी के लिए हवेली आई थी और तब इसने आयशा हसन को वहाँ देखा था। और अब जो वक्त वो डॉक्टरनी बता रही थी इसके हिसाब से आयशा हसन के यहाँ बच्चे की विलादत हो चुकी होगी। ये जानकर खानज़ादा सारिम अजीबोगरीब कैफियत में घिर चुका था। एक तरफ तो आयशा हसन के साथ अपने रवैये पर वो शर्मिंदा हो रहा था, इसके घर से चले जाने पर पछतावे का शिकार था, तो दूसरी तरफ वो इस बात पर खुश भी हो गया था कि नवाबजादी ने लाख कोशिश की मगर अल्लाह को यह मंजूर नहीं था कि वो बे औलाद रहे। इसीलिए आयशा हसन के पास इसकी औलाद मौजूद थी। अपनी औलाद का जानकर खानज़ादा सारिम बेचैन हो चुका था और फिर मौका पाते ही खानज़ादा सारिम अपने ससुराल जा पहुंचा था ताकि अपनी बीवी और बच्चे से मुलाकात कर सके, मगर वहां जाकर उसे बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा। अहमद हसन साहब और उनकी अहलिया समीना बेगम घर पर मौजूद थे और खानज़ादा सारिम को सामने देखकर हैरत में मुब्तला हुए थे। तुम यहाँ क्या करने आए हो खानज़ादा? समीना बेगम ने नफ़रत से इस्तफ़सार किया तो खानज़ादा सारिम शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए बोला, मैं अपने गुज़श्ता रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ और ये भी जानता हूँ कि मैं माफ़ी मांगने के भी काबिल नहीं हूँ, मगर आप लोग मुझे माफ़ कर दें और खुदा के लिए मुझे बता दें कि आयशा इस वक्त कहाँ है। मुझे अपने बच्चे से मिलना है। खानज़ादा सारिम के अल्फाज पर अहमद हसन साहब ने मुतनफ़िर लहजे में कहा, अब इस शर्मिंदगी का क्या फ़ायदा? इस वक्त हमारी बेटी के साथ ज़्यादती करते हुए इसकी खिदमत गुजारी और सादतमंद तबीयत का लिहाज कर लेते तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। तुम्हारी वजह से हम भी अपनी औलाद से दूर हो गए हैं, नहीं जानते कि वो कहाँ चली गई है। हवेली से आने के बाद वो हर वक्त रोती रहती थी और जब उसे इल्म हुआ कि वो माँ बनने वाली है तो तब वो अचानक कहीं रोपोश हो गई। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं मिली, जाने उसे आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से हम अपनी बदनसीब बेटी को खो चुके हैं। तुम्हारी वजह से वो हमसे भी नाराज़ हो गई।
जिन्होंने अपनी हैसियत जानते हुए भी बड़ी हवेली में खुदगर्ज लोगों को अपनी बेटी सौंप दी। तुम्हारी खुदगर्जी झेलने के बाद वो हमसे नाराज़ हुई और गिला किया था कि अगर उसे अपने हमपल्ला घराने में ब्याह देते तो कम से कम उसे हकारत का सामना ना करना पड़ता, मगर हम उसे समझाते थे कि इनके तौर तरीके अलग हैं। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें लगता था तुम्हें इसका एहसास ज़रूर होगा, मगर यह हमारी भूल थी। हमने बेटी का साथ देने के बजाय उसे सब्र करने का सबक दिया और आज इसका नतीजा भुगत रहे हैं। अहमद हसन दुख से रो पड़े थे। इसके बाद खानज़ादा के लाख पूछने पर भी वो यही कहते रहे कि वो कुछ नहीं जानते। तो सारिम किस्मत की इस सतम तरीफ़ी पर लोटे पुटे अंदाज में वहाँ से निकल गया था। क्या किस्मत पाई थी आयशा जैसी बीवी को ठुकरा कर एक खुदगर्ज औरत को बहुत मोहब्बत और चाहत से ज़िंदगी में शामिल किया, जिसने अपना ऐब छुपाने को खानज़ादा को खुद ही ऐब लगा कर डाला। और आयशा हसन के यहाँ औलाद की खबर तो सुन ली, मगर अब इनको देखने या इनके साथ रहने से वो महरूम था। ख़त्म शुदा। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।